इस अवार्ड शो में। अरे हटे खटे उल्लू के पट्टे एक थाली के चटे बटे साले निकटू बजर पट्टू आई बला को डाल तू आगे से बटी पीछे से कटी बंगालियां तो मार दे कटी मुफ्त का चंदन किस मेरे नंदन माल बचा के भाग तू ऊपर से बोलते हैं व्हाट्सअप बड़े नीचे से खींचते हैं चड्डी चड्डी सारा इज्जत उतारने को ऑलवेज रेडी हर एक फ्रेंड कमीना होता है बोले तो हर एक फ्रेंड कमीना होता है अरे हर एक फ्रेंड कमीना होता है बोले तो हर एक फ्रेंड कमीना होता है। काले सैया हम लड़ाएंगे बेबी कॉल से वो लौटिया पटाएंगे मिस कॉल से बैट बॉल से सिनेमा हॉल से मैरिज हॉल से ओवरऑल से तेरे फोटो को सीने में यार चिपका लूंगा मैं बैट बॉल से मेरे फोटो को सीने में यार चिपका ले सैया चिपका ले सैया चिपका ले सैया फेविकॉल से। अरे हटे खटे उल्लू के पट्टे एक थाली के चटे बटे साले निकटू बजर पट्टू आई बला को डाल तू आगे से बटी पीछे से कटी बंगालियां तो मार दे कटी मुफ्त का चंदन किस मेरे नंदन माल बचा के भाग तू ऊपर से बोलते हैं व्हाट्सअप बड़े नीचे से खींचते हैं चड्डी चड्डी सारा इज्जत उतारने को ऑलवेज रेडी हर एक फ्रेंड कमीना होता है बोले तो हर एक फ्रेंड कमीना होता है अरे हर एक फ्रेंड कमीना होता है बोले तो हर एक फ्रेंड कमीना होता है। काले सैया काले सैया फेविकॉल से हम लड़ाएंगे बेबी कॉल से वो लौटिया पटाएंगे मिस कॉल से बैट बॉल से सिनेमा हॉल से मैरिज हॉल से ओवरऑल से तेरे फोटो को सीने में यार चिपका लूंगा मैं फेविकॉल से मेरे फोटो को सीने में यार चिपका ले सैया चिपका ले सैया चिपका ले सैया फेविकॉल से। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं। भारत की प्राचीन मौलिक खोज है योग, जो बनाए तन मन का संतुलन, जोड़े आत्मा को परमात्मा से, बढ़ाए शरीर की प्रतिरोधक क्षमता, रोग से बचने का सबसे आसान मंत्र योग मंत्र। देखिए इस समय पर। मां लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में एक पेड़ गजल का। नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकती। कृपा करो महाराज मुइन। महफिल शनिवार रात 11 बजे टीटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। ये
प्यारा प्यारा, ये रात भीगी भीगी, ये मस्त फिजाएं, झूठा धीरे धीरे, वो चाँद प्यारा प्यारा। क्यों आग से लगा के गुमसुम है चांदनी, सोने भी नहीं देता मौसम का ये इशारा। इठलाती हवा नीलम का गगन, कलियों पे ये बेहोशी की नमी, ऐसे में भी क्यों बेचैन है दिल, जीवन में न जाने क्या है कमी। क्यों आग से लगा के गुमसुम है चांदनी, सोने भी नहीं देता मौसम का ये इशारा। ये रात भीगी भीगी, ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे, वो चाँद प्यारा प्यारा। ये रात भीगी भीगी, ये मस्त फिजाएं, उठा धीरे धीरे, वो चाँद प्यारा प्यारा। क्यों आग से लगा के गुमसुम है चांदनी, सोने भी नहीं देता मौसम का ये इशारा। ऐसा हिंदी फिल्मों के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि कोई पुरानी फिल्म और उसी का रीमेक एक ही दिन रिलीज किया जा रहा हो। जी हाँ, ये हो रहा है फिल्म चश्मे बद्दूर के साथ। पुरानी और नई दोनों एक ही फिल्म एक ही दिन रिलीज हो रही है। आइए आपको दिखाते हैं फारूक शेख के साथ हमारे एंटरटेनमेंट एडिटर पराग छापेकर की खास मुलाकात। नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पराग छापेकर और इस समय मेरे साथ जो मेहमान है वो चश्मे बद्दूर मेहमान है। जी, मैं बात कर रहा हूँ फारूक शेख साहब की और राकेश जी की। आपका बहुत बहुत स्वागत है साहब। थैंक यू। 30 साल पहले एक ऐसी फिल्म आई जिसने हिंदुस्तान के उस समय के युवा को भी बहुत अपील किया, चश्मे बद्दूर। और आज हम बात करते हैं, वो आज भी वैसे ही लगता है कि यार ये हमारी कहानी है, हम ऐसे ही होता है। ये अब इतने 30 साल बाद री रिलीज जरूर हो रही है, लेकिन वो कभी गई नहीं हमारे बीच में से। ऐसा होता है कभी कभी कि माँ के हाथ का खाना, जब आप स्कूल में थे तब भी वही खाते थे, जब आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं तब भी आपको वो खाना याद रहता है, क्योंकि सादा था, स्वादिष्ट था, साफ था और आसानी से मिल जाता था और प्यार भरा था। ये सारी चीजें लगभग आपको सही जी की चश्मे बद्दूर में नजर आएंगी। तो आप उसको इतनी बार देखते हैं उतना आपको ऐसा लगता है, अरे यार ये भी बहुत अच्छा था, अरे वो भी बहुत अच्छा था। तो ये उस तरह की फिल्म है, साफ सुथरी, सीधी सादी, आसानी से समझ में आने वाली, ऐसे किरदार जिनसे आप वाकिफ हो सकते हैं या ऐसे सिचुएशन जिनसे आपकी वाकफियत है, तो आपको उसमें अगर मजा मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। राकेश जी, आप लोगों ने इतनी फिल्मों में काम किया है, सादी फिल्म हम बोलते हैं, सीधी फिल्म हम बोलते हैं, लेकिन सीधी फिल्म बनाना वाकई बहुत मुश्किल काम है मुझे लगता है। एक्चुअली आपने सही कहा। मुझे ऐसा लगता है कि फिल्मों में खासकर सिंप्लिसिटी जो है वो धीरे धीरे गायब इसलिए हो रही है क्योंकि बहुत सारा कैमोफ्लेज का मटेरियल और साधन लोगों को मिल गए हैं। नए नए कैमरा एंगल आ गए हैं, नई नई क्रेनें आ गई हैं, बड़ा जबरदस्त टपाक ऐसा साउंड आ गया कि आप बैठे बैठे हिल जाते हैं, पता नहीं क्या हो गया। लेकिन जो सादगी थी, जो आपको सही की फिल्मों में मिलती है या ऋषिदा की फिल्मों में मिलती है, वो सादगी अब देखने को मिलती नहीं है। जैसे मुझे अभी भी याद है, मैं एक बार बैठा था ऋषिदा के साथ, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। तो उन्होंने कहा, यार तुम मुझे बताओ कि तुमने कभी किसी को, तुम मीटिंग में गए हो, तुमने उसको टेबल के नीचे से देखा है क्या? मैंने कहा नहीं सर, मैंने कभी नहीं देखा। तो फिर आजकल लोग नीचे कैमरा क्यों लगाते हैं? आज की फिल्मों में टेक्नोलॉजी इतनी हावी हो गई कि उस बोझ से कंटेंट कहीं दब गया है।
देखिए, चूंकि हमने कंटेंट पे ध्यान देना कम कर दिया, इसलिए हमको टेक्नोलॉजी पे ध्यान ज्यादा देने में जरूरी महसूस। आप कंटेंट को भी अच्छा रखिए और टेक्नोलॉजी का अपने जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल कीजिए तो एकदम वो दोगुना हो जाएगा उसका मजा। लेकिन वो आप करने को तैयार नहीं। कंटेंट के नाम पे जो है आपको झटपट कोई मसाला चाहिए, तो आप रोज सुबह शाम तो चाट पे नहीं खुराक चला सकते ना। फिर चाट ऐसी चीज है जो अभी हफ्ते में एक बार कभी गए आप चाट बाजार में, आपने खा ली, जबान को चटाखा मिला, आप घर आ गए। लेकिन सुबह शाम हफ्ते के 7 दिन अगर आप चाट खिलाएंगे तो जाहिर है फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। अब हम सिनेमा में चाट खिला के काम चलाना चाहते हैं तो उसकी उम्र ज्यादा नहीं लंबी होती ना, इसीलिए ये हो रहा है कि अब फिल्मों की उम्र इतनी कम हो गई है। मतलब 3 दिन में जो है वो फिल्म का बिजनेस हो जाता है या नहीं होता, जो भी उसका मतलब फ्यूचर जो है डिसाइड हो जाता है फिल्म का 3 या 4 दिन में। जबकि पहले तो ये था कि 3-4 दिन में तो लोग फिल्म पकड़ती थी, फिर माउथ पब्लिसिटी होती थी। और कई फिल्में तो ऐसी हैं, चश्मे बदूर जैसी फिल्म फॉर एग्जाम्पल, कि तब भी मतलब कि इतना बड़ा बजट नहीं था पब्लिसिटी का प्रोड्यूसर के पास कि जनाब पूरे शहर में बैनर लगा दे। मुझे अभी भी याद है कि मुंबई शहर में मेरे ख्याल गिन के तो 15-20 बैनर लगे होंगे पूरे शहर में। हर शहर में ऐसा ही था और छोटे शहरों में तो लगे भी नहीं थे। और लोगों को मालूम था कि इतनी मतलब इसका कंटेंट इतना सॉलिड है कि माउथ पब्लिसिटी की वजह से 1-to-1 कॉन्टैक्ट जब बढ़ेगा तो फिल्म चलेगी। और वही हुआ। जबकि आज हमारे पास जो है टेक्नोलॉजी है, टीवी है, सब हम सब एकदम बम फोड़ देना चाहते हैं फिल्म के रिलीज से पहले ही। हर चैनल पे, हर जगह, हर मतलब मार के स्टार हर जगह जाते हैं अपने को प्रमोट, क्योंकि उनको मालूम है कि किस्सा सिर्फ 3 दिन का है 3 महीने का नहीं है। आज जब चश्मे बदूर ओरिजिनल रिलीज हो रही, रीमेक भी साथ साथ रिलीज हो रही, कितनी मजे की बात है। मतलब मजे की और हैरानी की और ये बड़ा। लेकिन मैं तो समझता हूँ ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। देखिए, एक ही कहानी, उसके 2 वर्जन, एक ही नाम, और 2 फिल्म मेकर जो अपनी कॉमेडी फिल्मों के लिए मशहूर हैं, सही पर अंश पे और डेविड धवन साहब, दोनों की फिल्में एक ही वक्त में, एक ही सिनेमा हॉल में, एक साथ में रिलीज कर रहे हैं, तो ऑडियंस के तो मजे ही मजे। जैसे अभी हम बात कर रहे थे 100 साल के इतिहास में ये पहली बार एक ओरिजिनल। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत। तो फिल्मी नामा में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। टेक केयर एंड गुड बाय। वंदे
सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्य श्यामलां मातरं वन्दे। जाना है तारों से आगे अपना रुकेंगे हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। एक नई सुबह जगाए सारे जहां पे हिम्मत करे आगे बढ़े अब नए रास्तों पे हम। सारी दुनिया अभिमान में मगन। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। माँ तुझे सारा नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। आरएसएस ने जिद की तो राजनाथ सिंह ने भी जिद की और दोनों का अंत नतीजा हिंदुत्व की सुपर टीम है। दोनों की जिद के आगे लालकृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज ने ऐन वक्त तक वीटो लगाया। पहले चाहा कि राजनाथ सिंह अध्यक्ष नहीं बने, फिर चाहा कि नरेंद्र मोदी को अकेले भाव नहीं मिले, उनके साथ शिवराज सिंह चौहान को भी संसदीय बोर्ड में लिया जाए। ऐसा नहीं हुआ। राजनाथ सिंह ने जो टीम बनाई है वह दबंगई का मैसेज लिए हुए है। मतलब भाजपा दमखम से लोकसभा चुनाव लड़ेगी। जिसे उसके साथ रहना हो रहे और जिसे जाना हो जाए। राजनाथ सिंह का मैसेज है कि पहले भाजपा फिर एनडीए। आडवाणी से लेकर नीतीश कुमार के तमाम किंतु परंतु में उन्होंने नरेंद्र मोदी को सर्वोच्चता दी है। यही भाजपा की नई टीम का सार तत्व है। यो राजनाथ सिंह ने सभी से सलाह करके टीम बनाई, अपनी तय सभी को विश्वास में लिया, लेकिन बतौर अध्यक्ष उन्होंने अपनी चलाई भी। संदेह नहीं है कि भाजपा में अब राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, अरुण जेटली, नितिन गडकरी की चौकड़ी धुरी है। सवाल है, इस धुरी में क्या पूरी भाजपा बंधी रहेगी? यही आज चर्चा का विषय है। पर इससे पहले सुर्खियां, राजकाज व गपशप है और शुरुआत सत्ता गलियारों की गपशप से करते हैं। राजनाथ सिंह की नई टीम की घोषणा के तुरंत बाद कांग्रेस ने कहा कि इस टीम की पहली परीक्षा कर्नाटक में होगी, लेकिन भाजपा नेता इस चुनौती को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। पहले से यह तय है कि नरेंद्र मोदी भी कर्नाटक में अपने को झोंकने के लिए तैयार नहीं है। भाजपा नेताओं को लग रहा है कि कर्नाटक हाथ से निकलेगा, इसलिए पार्टी अपना तुरुप का पत्ता कर्नाटक में नहीं चलना चाहती। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि आमने सामने के मुकाबले में उसे भाजपा पर बढ़त है, जबकि भाजपा के नेता बराबरी का मुकाबला मान रहे हैं। पिछले 2 साल में कांग्रेस ने भाजपा शासित 2 राज्यों में जीत दर्ज की है। पहले उत्तराखंड में भाजपा को हराकर कांग्रेस जीती और फिर पिछले साल हिमाचल में कांग्रेस ने भाजपा को हराया। इसके मुकाबले भाजपा कांग्रेस को सिर्फ गोवा में हरा सकी है।
दूसरी ओर भाजपा नेताओं का मानना है कि उन्होंने गोवा में कांग्रेस को हराया और पंजाब और गुजरात में अपनी सरकार बचाई। दोनों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन अगर कांग्रेस ने कर्नाटक में भाजपा को पटकनी दी तो फिर उसके नेताओं का मनोबल बढ़ेगा और भाजपा का माहौल बिगड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह की राष्ट्रीय टीम को लेकर कई तरह की व्याख्या हुई है। इसमें बिहार के नेताओं की एक अलग व्याख्या है। उनका कहना है कि बीजेपी ने पहला दांव चल दिया है। नीतीश कुमार और शरद यादव की चेतावनियों को दरकिनार कर बीजेपी ने नरेंद्र मोदी की भूमिका बढ़ा दी है। अब अगर जदयू छोड़कर जाए तब भी बीजेपी का हाथ ऊपर रहेगा, क्योंकि बीजेपी ने समझौता नहीं किया है। जदयू के अलग होने की संभावना को देखते हुए राजनाथ सिंह की टीम में बिहार के नेताओं को खास तरजीह दी गई है। उसमें भी स्वर्ण नेताओं को। बीजेपी ने बहुत कायदे से बिहार की चारों स्वर्ण जातियों, जिसे लालू प्रसाद यादव भूरा बाल कहते थे, उसके नेताओं की गोटी जमाई है। भूमिहार नेता सीपी ठाकुर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है। राजपूत राजीव प्रताप रूडी को महासचिव बनाया है। ब्राह्मण नेता मंगल पांडे को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है और कायस्थ रविशंकर प्रसाद को राज्यसभा में उपनेता बनाया है। इन स्वर्ण नेताओं के अलावा भी बिहार को राजनाथ सिंह की टीम में अच्छी खासी जगह मिली है। एस अहलुवालिया उपाध्यक्ष बनाए गए हैं तो रमेश्वर चौरसिया को सचिव की जिम्मेदारी दी गई है। सैयद शहनवाज हुसैन पहले से ही प्रवक्ता और केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य हैं। इनके अलावा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राधा मोहन सिंह को अनुशासन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है और रेणु कुशवाहा को सचिव बनाया गया है। 2.5 साल की जद्दोजहद के बाद कांग्रेस पार्टी ने बिहार में महादलित समुदाय के अशोक चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। कहा जा रहा है कि खुद राहुल गांधी ने उन्हें चुना है, लेकिन उनकी नियुक्ति से बिहार के नेता मान रहे हैं कि कांग्रेस ने बिहार की आस छोड़ दी है और भाजपा व दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों को वॉकओवर दे दिया है। चौधरी पर बिहार कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे राजू सिंह की हत्या का आरोप लगा था। हालांकि बाद में पुलिस ने उनको तकनीकी रूप से आरोप मुक्त कर दिया, लेकिन राजू सिंह के पोते ने उन्हें आरोपी बनाने की याचिका हाईकोर्ट में दे रखी है। एक बैंक फ्रॉड के मामले में भी उनके परिवार का नाम आया है, जिसकी जांच सीबीआई को दी गई है। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि पार्टी ने लालू प्रसाद और नीतीश कुमार दोनों से नाराज सवर्ण वोट को अपने साथ जोड़ने का मौका गंवा दिया और महादलित वैसे भी नीतीश कुमार की पार्टी से जुड़ा है, क्योंकि उन्होंने इसे दलितों से अलग करके उनके लिए खास सुविधाएं दी हैं। ऊपर से जदयू के वरिष्ठ नेता और विधानसभा स्पीकर उदय नारायण चौधरी भी उसी समुदाय से आते हैं जिससे अशोक चौधरी आते हैं। यह भी चर्चा है कि जब मीरा कुमार के नाम से महादलित वोट कांग्रेस को नहीं मिलते हैं तो अशोक चौधरी के नाम से क्या मिलेगा। चौधरी राबड़ी देवी की सरकार में मंत्री रहे हैं और इसलिए माना जा रहा है कि उनके आने के बाद राजद से कांग्रेस के अलायंस का रास्ता खुलेगा। लेकिन मुश्किल यह है कि लालू प्रसाद इस बार मुस्लिम और सवर्ण मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें अशोक चौधरी के कारण दिक्कत होगी, क्योंकि चौधरी को मुस्लिम अध्यक्ष महबूब अली कैसर को हटाकर बनाया गया है और उनके ऊपर बिहार के दिग्गज सवर्ण नेता राजू सिंह की हत्या का आरोप रहा है। अब आज की ताजा सुर्खियां हैं। ये लीक से कुछ हटकर है। इनसे तुरंत फुरत देश की दशा दिशा के हाल बूझ सकेंगे। मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा ने आरोप लगाया कि संचार घोटाले की जांच कर रही संयुक्त संसदीय समिति के प्रमुख पीसी चाको इस घोटाले पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। मामले की जांच कर रही जेपीसी के सदस्य यशवंत सिन्हा ने पूर्व संचार मंत्री ए राजा को जेपीसी के सामने नहीं बुलाए जाने की आलोचना करते हुए कहा कि मामले का पर्दाफाश करने की बजाय इस पर पर्दा डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर राजा को नहीं बुलाया जाता है तो वे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और स्पीकर मीरा कुमार को पत्र लिखेंगे। उन्होंने कहा कि राजा को नहीं बुलाने से जेपीसी का पूरा मकसद ही फेल हो जाएगा। केरल के समुद्र तट पर पिछले साल 2 भारतीय मछुआरों की हत्या करने वाले इतालवी मरीनों के मामले की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केरल सरकार को इसकी जांच का अधिकार नहीं है। अदालत ने इसकी जांच के लिए विशेष कोर्ट बनाने का भी निर्देश दिया था। सो दिल्ली में इसकी सुनवाई के लिए एक विशेष अदालत बनाई गई है। चूंकि नौवहन कानून के मुताबिक एनआईए को भारतीय समुद्र क्षेत्र में हुए अपराध की जांच के अधिकार हैं, इसलिए सरकार ने उसे जांच सौंपी है। इन दोनों मरीनों की हाल में इटली यात्रा को लेकर कूटनीतिक विवाद हुआ था। भारत से भ्रष्टाचार खत्म करने और राजनीतिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के मकसद से जनतंत्र यात्रा पर निकले गांधीवादी समाजसेवी अन्ना हजारे ने लोगों से मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था को बदलने की अपील की है। अपने पहले दिन की यात्रा के बाद उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को शासन की बागडोर सौंपने की जरूरत है जो देश के लोगों पर शासन न करें बल्कि लोगों की सेवा करें। पश्चिम बंगाल के प्रदेश चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा को अदालत में चुनौती दी है। चुनाव आयोग ने अदालत में याचिका देकर राज्य सरकार की ओर से घोषित की गई तारीखों को रद्द करने का अनुरोध किया है। गौरतलब है कि राज्य सरकार 2 चरण में चुनाव कराने पर अड़ी है और वह चाहती है कि केंद्रीय सुरक्षा बलों का इस्तेमाल नहीं किया जाए, जबकि प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी मीरा पांडे चाहती हैं कि चुनाव केंद्रीय सुरक्षा बलों की देखरेख में हो। राज्य सरकार ने चुनाव अधिकारी को दरकिनार करते हुए एक तरफा अंदाज में 26 और 30 अप्रैल की तारीख घोषित कर दी है। फिलहाल अब एक ब्रेक है, फिर राजकाज की खबर देने वाली बातें होगी। Home Shop 18,
भारत का पहला और सबसे बड़ा शॉपिंग चैनल अब आ रहा है आपके फेवरेट ETV नेटवर्क पर रात 12:30 बजे अपने सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट्स लेकर। खरीदिए वो पॉपुलर ब्रांड्स जो दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में लोग खरीद रहे हैं, सही कीमत और जबरदस्त डिस्काउंट्स के साथ। ऑर्डर कीजिए और पाइए प्रोडक्ट्स की डिलीवरी घर तक बिल्कुल मुफ्त। देखिए होम शॉप 18 के बेहतरीन प्रोडक्ट्स रात 12:30 बजे। सिर्फ आस पड़ोस की खबरें ही नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक के लिए प्रदेश के साथ देश भर की खबरें भी जरूरी, क्योंकि आपका वास्ता है उनसे। इसलिए देखिए राष्ट्रीय समाचार इस समय पर। मां लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में एक पेड़ गजल का। नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकती। कृपा करो महाराज महफिल शनिवार रात 11 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। राजनीति की बिसात जहां सजती है रोज, हजार कठिनाई में भी जो हंसता है रोज, बार बार बिखर के भी जो संभलता है रोज, कहने सुनाने के साथ जो सुनता है रोज। अपना यूपी देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हर निर्माण के लिए आदर्श CM की बात, फख्र है ताकत। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। कौमी मोबाइल फॉर्मेट। देखिए ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश TV पर चैनल नंबर 823, एयरटेल पर चैनल नंबर 289, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 163, बिग TV पर चैनल नंबर 416, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 782। देखिए आपका अपना चैनल। लखनऊ और देहरादून दोनों राजधानी शहर जिनके नस नस में है रफ्तार। कामकाज से जब मिले फुर्सत, हर खासो आम जानना चाहता है राजधानी की हर एक घटना, हर एक बात जिनसे दिन भर रही हलचल। इसलिए देखिए राजधानी से इन समयों पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हाशिए में इधर उधर कई बातें व घटनाएं दबी हुई होती है, इनका खासा राजनीतिक अर्थ भी होता है। उन्हीं में से अब पेश है राजकाज की कुछ बातें। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी गुरुवार को कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज CII के कार्यक्रम में भाषण देंगे। 2 दिन के इस कार्यक्रम का उद्घाटन 3 अप्रैल को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह करेंगे, लेकिन दूसरे दिन 4 अप्रैल को इसमें देश के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगेगा। संसद के दोनों सदनों के नेता, प्रतिपक्षों के अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में बोलेंगे, लेकिन सबकी नजर राहुल गांधी के भाषण पर है। दूसरे दिन का कार्यक्रम उनके भाषण से शुरू होगा, सो जाहिर है कि दिन भर उन मुद्दों पर चर्चा होगी जो वे उठाएंगे। यह भी तय है कि उनके भाषण की तुलना श्री राम कॉलेज में दिए गए नरेंद्र मोदी के भाषण से होगी। राहुल के भाषण का इसलिए भी इंतजार किया जा रहा है क्योंकि यह पहला मौका होगा जब वे किसी आर्थिक सम्मेलन में बोलेंगे और देश की अर्थव्यवस्था पर अपनी राय रखेंगे। यह भी चर्चा है कि क्या वे मोदी और नीतीश कुमार के बरबक्स अपना कोई विकास का मॉडल भी पेश करेंगे। राजनाथ सिंह की नई टीम से भाजपा के जो थोड़े से नेता निराश हुए हैं, उनमें कहा जा रहा है कि शिवराज खेमे में सबसे ज्यादा निराशा है। लाल कृष्ण आडवाणी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की उम्मीदें काफी बढ़ा दी थी। उन्हें लग रहा था कि वे भाजपा के संसदीय बोर्ड में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ नरेंद्र मोदी को शामिल किया गया। इतना ही नहीं, शिवराज सिंह के विरोध के बावजूद प्रभात झा और उमा भारती दोनों को उपाध्यक्ष बनाया गया। ध्यान रहे, मुख्यमंत्री के विरोध की वजह से प्रभात झा को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटना पड़ा था और उमा भारती के मध्य प्रदेश में राजनीति करने पर पाबंदी लगी है। बहरहाल भाजपा के कई नेताओं का मानना है कि शिवराज सिंह चौहान ने ही विकास दर और कृषि विकास दर दोनों में अव्वल स्थान हासिल करके विकास के मामले में सभी प्रदेशों को चुनौती दी है, इसलिए उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में जगह मिलनी चाहिए थी। भाजपा के नए पदाधिकारियों में नए लोगों को महत्व मिला है। बतौर महासचिव अमित शाह, वरुण गांधी, JP नड्डा, धर्मेंद्र प्रताप, राजीव प्रताप रूडी का एक अलग मतलब है, तो उपाध्यक्ष की टीम में समायोजन भी गौरतलब है। इस पर आगे चर्चा करें, उससे पहले देखें मेरा ये खुलासा।